Okay, good morning all student. Now we start our remaining classes of chapter 5. Okay, तो हम लोग यहाँ पर हमारी जो एक क्लास छूटी हुई थी इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 5 की। तो आइए हम लोग देखिए, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल है ना, उनके एलिमेंट्स की खोज किस प्रकार से हुई, इन सबको हमने वन बाय वन देखा था, है ना। तो जैसे जैसे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, है ना, 118 तत्व हैं और उनमें से अधिकांश की खोज 114 तक की खोज की जा चुकी थी पहले, अब कुल 118 की भी खोज हो चुकी है। लेकिन जब इसकी खोज हो रही थी तो अनेक साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने अपने अपने मत रखे, अपने अपने विचार दिए कि किस प्रकार से इन तत्वों की खोज की जाए। तो हम लोगों ने इसी क्रम में देखा था कि सबसे पहले जो जो था अच्छा प्रयोग अच्छा उन्होंने किया था डोबेराइनर ने उनका ट्रिक नियम दिया, है ना, उसको हम लोग कहते हैं डोबेराइनर का ट्रिक नियम। फिर हमने देखा कि वो नियम जो असफल हुआ क्योंकि उसमें केवल 3 ट्रिक ही बना सके। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम, लेकिन न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी हमने देखा कि उस समय तक तत्व जो थे 56 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, लेकिन न्यूलैंड्स केवल 20 तक या कैल्शियम तक ही उनको व्यवस्थित कर सके और आगे के तत्वों को उन्होंने व्यवस्थित नहीं कर पाए, है ना। तो उन्होंने जो था, अब ये जो डोबेराइनर थे और एक और न्यूलैंड थे, इन्होंने तो तत्वों को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को व्यवस्थित करने का कार्य किया, है ना, लेकिन ये भी क्या असफल हुए। फिर हम लोग देखते हैं साइंटिस्ट अनेक खोज करते रहे, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम है मेंडलीफ। के नाम क्या इनका? मेंडलीफ। तो इन्होंने आवर्त सारणी के या पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में इनका बहुत योगदान रहा है और इनकी जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, वो काफ़ी हद तक इन्हीं के जो प्रिंसिपल है उस पर ही बेस्ड है। ठीक, तो हम लोग इनको देखेंगे कि इन्होंने क्या योगदान दिया है। आइए हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले मैं एक चित्र बताना चाहूँगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक यहाँ पर टेबल है, लेट्स कम ऑन पेज नंबर 83 ऑल स्टूडेंट एंड सी द टेबल 5.4. this table is Mendeleev's periodic table. Okay, now you see आप लोग यदि इसको टेबल को देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा, है ना। टेबल 5.4 ये मेंडलीफ ने इसको टेबल को लिखा था, है ना। तो हम लोग इसके बारे में तुम्हें देखेंगे। आप लोगों को ये जो टेबल है ये थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, है ना, इसको केवल ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आप लोग ऑब्जर्व करने पर पाएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया। इस टेबल के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेंडलीफ के बारे में, जिन्होंने 1834 से लेकर 1907 तक इनका टाइम पीरियड रहा है और क्या क्या चीज़ इनकी रही है वो देखेंगे। तो मेंडलीफ का पूरा नाम था उनका दमित्री आइनोविच मेंडलीफ। ओके, और ये जो थे इनका जन्म 8 फरवरी 1834 को रशिया में हुआ था। इनकी प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन की पूरी करने के बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और कहते हैं कि इनकी माता के एफर्ट से, इनकी माता ने इनको काफ़ी योगदान दिया है और उनके एफर्ट से, उनके दुलार से, और वो इनके साथ वर्क करती थी, इनको सहयोग करती थी और उनका ही परिणाम रहा कि इन्होंने आगे इतने बड़े लेवल पर रसायन में अपना नाम किया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। अब आइए हम लोग जो आवर्त सारणी है उसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। ये तो हमने मेंडलीफ के बारे में जाना। तो जब मेंडलीफ तत्वों की खोज कर रहे थे और इन तत्वों को व्यवस्थित करने के क्रम में लगा हुआ था, उस समय 63 तत्वों की 63 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी थी और उन्होंने जो तत्वों का व्यवस्थीकरण किया वो उन्होंने उन तत्वों के एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बेस पर उनको व्यवस्थित करना चाहा। हम लोग देखेंगे क्या क्या उन्होंने प्रिंसिपल दिए, क्या क्या उनको प्रॉब्लम आई। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए बोर्ड पर, तो मेंडलीफ ने जो उनकी आवर्त सारणी थी, है ना, उनकी आवर्त सारणी को उन्होंने उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड किया, है ना। उनके
जो एलिमेंट्स थे उनके मास के अकॉर्डिंग उन्होंने व्यवस्थित करने का कार्य किया। सबसे पहले जब भी मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी की खोज करना, उनको बनाने का उन्होंने प्रयास किया, तो उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उन्होंने क्या चीज़ किया कि 63 ही तत्वों के उन्होंने 63 कार्ड बनाए। उन कार्ड पर उनको उनका एटॉमिक मास लिखा और उनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने लिख दी, उनकी विशेषताएं उस कार्ड पर उन्होंने लिख दी, और उन विशेषताओं को उन्होंने एक टेबल में जमाने का प्रयास किया। और वो जो टेबल थी, उसमें टेबल में उन्होंने खड़ी लाइनें जो थी, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं, उनको उन्होंने ग्रुप नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? ग्रुप नाम दिया। खड़े जो कॉलम थे वो उनके सारणी में उन्होंने ग्रुप नाम दिया, और वो टोटल कितने थे? 8 ग्रुप थे। दूसरा, जो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस थे या हॉरिजॉन्टल उसके जो ब्लॉक्स थे, उनको, जिनको हम लोग रो कहते हैं, उनको उन्होंने पीरियड्स नाम दिया, और वो टोटल कितने थे? 6 थे। आप लोग इसमें टेबल में देख सकते हैं। देखिए आप लोग, टोटल जो ग्रुप है वो ग्रुप कितने हैं? 8 हैं, है ना। और जो टोटल पीरियड्स हैं, उनकी रो हैं, वो कितने यहाँ पर? 6 हैं। और इनमें भी उन्होंने ए बी करके उन्होंने उन ग्रुप को उनको डिवाइड किया है, ताकि वो उनको आसानी से समझ में आ सके। और ये जब भी उन्होंने टेबल बनाई थी, तो इस टेबल पर उन्होंने ऐसे उन्होंने कार्ड्स बनाए, और कार्ड्स पर उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी एलिमेंट्स की लिखी, और उनको इसी टेबल में जमाने का वो उन्होंने कार्य किया। तो हम लोग देखते हैं अब आगे की विशेषता उन्होंने किस प्रकार से जमाई। और जब उन्होंने इस सारणी को इनको व्यवस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने तत्वों से बनने वाले जो हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए उनका मूलभूत गुणधर्म माना गया, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने इनको व्यवस्थित किया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ की उन्होंने। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compound with most elements, है ना। उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो अधिक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बनाते हैं, तो उन्होंने इनका ही यूज़ किया। दूसरा, then he took 63 cards. On each cards he wrote down the properties of one elements. उन्होंने 63 कार्ड लिए, और उन पर उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने लिख दिया। और फिर जो उनका थर्ड था, वो था उनका ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने एक उसको क्रम में व्यवस्थित किया, और उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उनको व्यवस्थित करने का कार्य किया। ठीक, तो हम लोग ये उनके सिद्धांत थे। तो उसमें क्या क्या चीज़ अब वो देखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जब सारणी व्यवस्थित की, फिर उनकी जो आवर्त सारणी थी, उनकी पीरियोडिक टेबल थी, उस टेबल में क्या क्या कमी रहेगी, उस कमी को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग उसकी मेंडलीफ की जो लिमिटेशंस हैं पीरियोडिक टेबल की, उसको जानने से पहले हम लोग उस टेबल के बारे में और कुछ देखना चाहेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जब उन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने कंप्लीट एक टेबल में उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की, तब उन्होंने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट रो में उन्होंने रखा। ठीक है, एक ही जैसे जो वो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, उनको उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा। साथ में उस समय तक 63 एलिमेंट्स की खोज हुई थी, तो आगे आने वाले तत्वों को उनके लिए वो आसानी से व्यवस्थित हो सके, इसके लिए उन्होंने कुछ ब्लैंक जगह भी छोड़ी, और एक जो आखिरी गैसें थी उनको सबसे 8वें सबसे लास्ट वाले कॉलम में उन्होंने को रखा, क्योंकि वहाँ पर कुछ आखिरी गैसों की भी खोज की जा चुकी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने सारणी को व्यवस्थित किया, और फिर उन्होंने हर एक जो कॉलम था, है ना, हर एक जो उनकी ग्रुप थे, उन ग्रुप को ए बी करके दो उसको पार्ट में डिवाइड किया, और उसमें जो उनकी विशेषताएं थी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने उनको बांटा। लेकिन इसमें भी अब उन्होंने जो देखा कि आगे जो आने वाले तत्व हैं, उसके लिए उन्होंने संस्कृत में एक यूज प्रीफिक्स वर्ड जो यूज किया जाता है, उपसर्ग, उन्होंने एका शब्द का यूज किया, और उन तत्वों के नामकरण करने के लिए उन्होंने उसको एका शब्द लगाकर उनके पहले, और फिर उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो ये उनकी सारणी थी, और ये उनकी विशेषताएं थी, है ना। इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थी वो थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के
एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर निर्भर थी, है ना। तो ये जो खोज थी ये बहुत ही बड़ी खोज थी, और लोगों ने जो साइंटिस्ट ना केवल उनकी सारणी को आगे महत्व दिया, बल्कि उनको इन केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल के व्यवस्थितकरण का उनको प्रणेता भी बनाया, और उनकी ख्याति बढ़ती गई। तो हम लोग जो उनकी लिमिटेशन देखते हैं कि लिमिटेशन उनकी क्या क्या थी। ठीक, मेंडलीफ की जो मुख्य उनकी लिमिटेशन थी, विशेषता थी, वो उनकी ये थी कि उन्होंने उसको आवर्त सारणी में एक हाइड्रोजन का जो स्थान था वो उनको व्यवस्थित नहीं कर पाए, हाइड्रोजन को का निशान अनिश्चित रहा। दूसरा, जो उनके आइसोटोप्स हैं यानी कि सम स्थानिक है, वो उनके लिए भी जगह नहीं छोड़ पाए, और इस प्रकार से ये उनकी लिमिटेशन हो चुकी थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें किस प्रकार से इनको उन्होंने दूर करके और उनको एक व्यवस्थित क्रम प्रदान किया। तो हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपको दिख रही होगी। तो इसमें जो साइंटिस्ट की खोज जैसे जैसे बढ़ती गई, तो उन्होंने इस टेबल को व्यवस्थित किया, और लगभग अधिकांश छात्र जो इसमें बेस्ड था वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से ही अधिकांश रूल्स इसमें लिए गए थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन है उसका स्थान यहाँ पर निश्चित कर दिया गया, जो उसके 8 थे ग्रुप, है ना। 8 में ए बी इस प्रकार से बटे हुए थे। तो यहाँ पर टोटल 118, है ना, टोटल 18 कॉलम का यहाँ पर यूज़ किया, और उसमें एस पी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को उनकी केमिकल, है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको बांटा गया। और यहाँ पर भी उन्होंने, हम लोग देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो इसके मृदा तत्व वो अलग रख दिए गए, है ना, संक्रमण तत्व वो अलग रख दिए गए, और एस इधर पी ब्लॉक के तत्व ये यहाँ पर अलग रख दिए। जो अक्री गैसें थी उनके लिए एक अलग ही ग्रुप यहाँ पर बना दिया गया, 18वां ग्रुप। और जो उसके, है ना, मृदा धातु तत्व थे, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट, उनको अलग ग्रुप में व्यवस्थित कर दिया गया। तो पहले यहाँ पर 104 तत्वों तक ही खोज कर चुके थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी खोज आगे बढ़ती गई, तो टोटल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो आप जो देख रहे हैं ये क्या है, मेंडली, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इसमें उन्होंने क्या चीज़ किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तत्वों के परमाणु क्रमांक पर बेस्ड थी, और ये परमाणु क्रमांक एक बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए, और उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया। तो आज जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं, इसमें अधिकांश तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी के तत्व ही मौजूद हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर जो आवर्त सारणी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में जान लिया है। अब हम लोग कुछ टर्म को यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, है ना। तो इसको कहते क्या है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। यानी कि जो किसी भी एलिमेंट के अंतिम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, और उनका जो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो इनकी संयोजकता होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज को हम लोग इसको जो एलिमेंट्स हैं जैसे ये, और इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, अंतिम किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है इसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो हम लोग देखते हैं कि जो है ना एटॉमिक रेडियस क्या है, द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स थ्रू द रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, और इसको हम लोग उनके सेंटर से इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है, इस दूरी के आधार पर इसको व्यवस्थित करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये धीरे धीरे कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो आवर्त सारणी में लेसन 5 में इतना ही। ओके, थैंक यू।